तो हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। पीरियोडिक टेबल में को बहुत ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने? 18 ग्रुप्स और 77 पीरियड्स। ठीक है, तो जो 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स हैं, इनको इनकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे डिवाइड किया गया है। मतलब जो अरेंजमेंट है एलिमेंट का, वो बहुत कुछ नेचर शो करता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो अपन को उन्हीं की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो जो कि पहली हेडिंग है कौन सी अपनी? जेड इफेक्टिव। ठीक है, इसी को अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे, शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे, शील्डिंग इफेक्ट को ही स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलेंगे। अब देखो, इसको अपन शील्डिंग इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं वो हम अब अभी बताएंगे, तुम्हें थोड़ी पढ़ाएंगे आगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे जेड इफेक्टिव अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पर जेड क्या है अपना एटॉमिक नंबर, और सिग्मा क्या है शील्डिंग कांस्टेंट। इसे अपन स्टाइलर कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो शील्डिंग कांस्टेंट और स्टाइलर कांस्टेंट है क्या बता रहे। एक चीज और समझ लो, ये सोडियम है। तुम जानते हो कि मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कौन सा? सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ये चीज तो पता होगी कि जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन। कितने? 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। तुमने कभी ऑक्टेट रूल पढ़ा है? हाँ, वही वाला जिसमें वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी भी एटम के चारों ओर सराउंड होते हैं, घूमते हुए रहते हैं फिक्स ऑर्बिट में। जैसे हो गया अपना एटम, जैसे मान लो सोडियम एटम, तो इसके चारों ओर कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। जैसे सन के चारों ओर अर्थ वगैरह घूमती है ना, जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे, उनका भी ऑर्बिट फिक्स है। इसी प्रकार से जैसे सोडियम क्या है, सन हो गया, और बाकी सब जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे वो कौन से हो जाएंगे? प्लैनेट्स हो जाएंगे, प्लैनेट्स का काम करेंगे। ठीक है, वैसे एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में घूमते हैं, इस टाइप के कुछ। अगर आपको याद होगा तो पुराने टाइम पे एक शो आता था शक्तिमान, बोले तो हमारे टाइम पे। वहां पर उसमें उसका स्ट्रक्चर, जब वो उसकी फोटो रहती थी तो कुछ इस साइड से रहती थी, और चारों ओर ये वाला सर्कल बने होते थे। तो उसमें वो एक शक्तिमान जो है वो एटम का काम कर रहा था, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट था? न्यूक्लियस में। और बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन थे उसके चारों ओर घूम रहे थे। ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है? ये कहलाता है 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं किसी भी एटम के चारों ओर, वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। जैसे कि ये मान लो सोडियम है। ठीक है, सोडियम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब एक चीज और, कि जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे अर्थ है, अर्थ अपने ऑर्बिट में फिक्स घूम रहे हैं, और उस ऑर्बिट में सिर्फ अपनी अर्थ ही है और कोई प्लैनेट तो नहीं है। तो ऐसे ही इनके भी ऑर्बिट फिक्स है, कि वहां पर ये भी इनका फिक्स है कि इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो इनके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो सुन लो। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32, सेवेंथ में 32। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है इस टाइप। ठीक है, तो देखो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 11। अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। सेकंड ऑर्बिट में कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, तो अपन ने सॉरी, तो
तो अपन ने सेकंड ऑर्बिट में कितने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ठीक है, अब लास्ट और थर्ड ऑर्बिट में भी कितने आएंगे, थर्ड आएंगे, मतलब थर्ड ऑर्बिट में कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी अपन 8 फिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो एक फिल है क्योंकि सोडियम के पास कितने हैं 11, तो 2 यहाँ 8 यहाँ 10 हो गए और एक बचा 11। तो ऐसा तो है नहीं है कि अपन भरते ही जाए इनके अकॉर्डिंग, जिसके पास जितने होंगे उतनी ही फिलिंग करेंगे ना। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर फिल कर दिया। अब देखो, अब अपन को थोड़ी जेड इफेक्टिव के बारे में पढ़ना है, ये छाप लेना। ठीक है, छाप लिया, ठीक है, देखो अब अपन को निकालना है यहाँ पर जेड इफेक्टिव। एक चीज और समझ लो कि पता है अपन को कि प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अट्रैक्शन किन में होता है, प्लस में और माइनस में। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये रिपेल करेंगे। इसी टाइप से देखो कि जो न्यूक्लियस है इसमें कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। तो ये तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। मान लो हम टारगेट इलेक्ट्रॉन से बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस टारगेट इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, एक दूसरे को खींचेगा अपनी ओर। लेकिन ये सारे क्या है, माइनस। तो ये माइनस माइनस एक दूसरे को क्या देंगे, धक्का देंगे कि भाई तू भी जा, हम भी जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो ये रिपल्सन और अट्रैक्शन भी समझ में आ गया इनके बीच में। चलो, अब अपनी बात हुई थी स्टाइलर की और शील्डिंग कांस्टेंट की। तो ये वर्ड जो शील्ड वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, देखो ये टारगेट इलेक्ट्रॉन है, ये इनको धक्का मार रहे हैं या फिर न्यूक्लियस के साथ क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये अट्रैक्शन यहाँ पर मान लो एक प्लस चार्ज है, यहाँ पर बहुत सारे माइनस चार्ज है और इन माइनस चार्ज ने आगे अपनी सेना खड़ी कर दी है। ठीक है, कि माइनस चार्ज वो सेना क्या कर रही है, जब रिपल्सन शो कर रही है, किसके लिए, टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एक चीज बताओ, यहाँ पर खींचने वाला एक है और वहां पर आगे सामने सेना लगी हुई है, जबकि इलेक्ट्रॉन के पास लगी हुई है और वो इसको क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। तो कौन ज्यादा नेचर शो करेगा, अट्रैक्शन वाला नेचर शो हो गया, रिपल्सन वाला, रिपल्सन वाला ऑब्वियसली, क्योंकि सेना क्या है यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इनने एक शील्ड बनाई हुई है। ठीक है, इसी शील्ड की वजह से जो इफेक्ट ये शो हो रहा है शील्ड वाला, इसी के नाम के बिहाफ पे ही ये शील्डिंग इफेक्ट का नाम रखा गया है। इसी को अपन स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक, अब देखो, अब निकालना है अपन को क्या, जेड इफेक्टिव। तो ये शील्डिंग इफेक्ट को ही अपन स्टाइलर कांस्टेंट भी बोलते थे और स्टाइलर कांस्टेंट की को अपन कैलकुलेट स्टाइलर रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। अब ये भी सिखाते हैं कि ये है क्या, टारगेट इलेक्ट्रॉन, एन सेल, एन माइनस सेल। ठीक है, तो अपन चलते हैं, जैसे निकालते थे जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा। तो यहाँ पर जेड क्या है अपना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होगा सोडियम का, जिस एटम के लिए निकाल रहे हैं 11 माइनस। अब यहाँ पे अपन को सिग्मा कैलकुलेट करना है और ये सिग्मा कैलकुलेट करना है अपन को पर इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब जितने यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 11 इलेक्ट्रॉन के लिए अपन को सिग्मा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये देखो टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू 0 है अकॉर्डिंग टू स्टाइलर रूल। तो यहाँ पर टारगेट इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक चीज और, लास्ट ऑर्बिट में कितने भी इलेक्ट्रॉन हो उनमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही अपन को टारगेट इलेक्ट्रॉन मानना है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो एक हो गया अपना टारगेट इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक तो हमेशा लेना ही लेना है, एक ही लेना है, कुछ नहीं लेना है टारगेट में। तो 1 इंटू सिग्मा की क्या वैल्यू है टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए, 0 प्लस, और भी तो है इलेक्ट्रॉन को भी निकालना है,
तो अब देखो nth सेल के लिए सिग्मा की वैल्यू है 0.35। अब nth सेल में nth सेल कौन सा सेल कहलाता है, कौन सा ऑर्बिट कहलाता है, लास्ट वाला। अपन बोलते नहीं है कि इतने सारे ऑर्बिट थे, मान लो n ऑर्बिट थे, ठीक है, तो ऐसे ही n मान लिया कि लास्ट वाला ऑर्बिट है। तो लास्ट वाले ऑर्बिट में बताओ क्या टारगेट इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होते तो अपन एक इलेक्ट्रॉन को टारगेट मानते और 3 काय में आ जाते, nth सेल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो nth में है ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे 0 इंटू 0.35 प्लस, अब कौन सा आ गया n माइनस सेल 1 सेल, मतलब सेकंड लास्ट सेल। तो n माइनस सेल में कितने हैं, ऑर्बिट में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं, उसमें सिग्मा की वैल्यू क्या है n माइनस वन के लिए 0.85, तो इंटू 0.85 प्लस, अब लास्ट जो सेल बचा हुआ है n माइनस टू सेल, इसमें सिग्मा की वैल्यू क्या है 1 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, n माइनस टू में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इंटू 2। इसे अपन n माइनस टू को लास्ट भी बोलते हैं अगर मान लो 11 से ज्यादा होते, ठीक है। तो फिर क्या करते, यहाँ तक जो आता n माइनस टू में जितने भी बचते वो सारे n माइनस टू में डाल दिए जाते इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी में n माइनस टू में 1 से इंटू कर देते। तो इस तरह निकालेंगे अपन क्या, सिग्मा की ये वैल्यू। 11 माइनस ये हो गया अपना कितना 0 प्लस 0 प्लस 6.8 प्लस 2, तो ये आ गया अपना 11 माइनस 8.8, 2.2 आ गया अपना जेड फैक्टर आंसर, ठीक है बच्चों। ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बाकी सब कुछ हो जाता है। ये आंसर जो है ना इस सेकंडों में आते हैं, अपन को फिर इतना सब नहीं सोचना पड़ता है क्योंकि ये सब चीजें अपने दिमाग में पहले से ही फिट रहती हैं। तो इसलिए जो भी ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना इनकी प्रैक्टिस किया करो। क्वेश्चन समझ कॉन्सेप्ट समझने के बाद कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे लगाओ ताकि वो कॉन्सेप्ट तुरंत के तुरंत स्ट्रांग हो जाए, ठीक है ना। अभी तक तो अपन ने जेड फैक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब अपन उसके ट्रेंड के बारे में उसका यूज कैसे करते हैं वो भी, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं ट्रेंड ऑफ जेड फैक्टर। तो पीरियोडिक टेबल में अपन दो तरीके से जाते हैं, एक तो ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है पीरियोडिक टेबल को, और पीरियड वाइज हमने बताया था। पीरियड्स कितने होते हैं 7 और ग्रुप्स होते हैं अपने 18। ग्रुप्स ऐसे जो इस तरह से वर्टिकली डिवाइड किया गया है, इनको कैसे डिवाइड किया गया है वर्टिकली, और पीरियड्स को हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली बोले तो इस तरह से इस प्लेन में, ठीक है। और ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल प्लेन में जो सीधा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वाला प्लेन, ठीक है। तो इधर देखो ये है अपना फर्स्ट ग्रुप और ये है सेकंड पीरियड, ठीक है। तो अगर अपन जैसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ जाते तो इस ट्रेंड में जेड इफेक्टिव काय पे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, इनवर्सली ये साइन है ना, इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। डायरेक्टली तब बोलते हैं जब जेड इफेक्टिव जो वैल्यू है ना 1, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ना, तो ये 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली बोलते हैं अपॉन वाली वैल्यू को, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव एटॉमिक साइज के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका अपोजिट हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में,
ठीक है। जो प्रोपोर्शनैलिटी है इनवर्सली वाली, इसमें उल्टा होता है कि जेड इफेक्टिव बढ़ने पर एटॉमिक साइज कम हो रही है, या फिर जेड इफेक्टिव अगर कम होगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी। लेकिन जो कि ट्रेंड ये है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। आगे बात समझ में। और अप से डाउन आने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बस क्या है, नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं और इनकी साइज बढ़ जाती है, किनकी, एलिमेंट्स की। अब साइज कैसे बढ़ जाती है, शेल कैसे बढ़ जाती है, ये भी आपके दिमाग में वो आया होगा, डाउट आया होगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या बताया था कि हर एटम के पास ऑर्बिट होता है अपने, और भी ऑर्बिट होते हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। मान लो सोडियम ना लेके एक्स एटम ले लिया अपन ने कोई भी, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का कोई भी एटम। अब एक चीज बताओ, जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, क्या उनका ऑर्बिट बढ़ता जाएगा? नॉर्मल सी बात है। जब जैसे कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो उनके अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल क्या बताया था हमने कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर 18, 18, 32 ऐसे करके फिल करते थे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा, अगर ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे तो फिर इनकी साइज नहीं बढ़ती जाएगी। नॉर्मल सी बात है। ऐसे ही क्या होता है कि पीरियड में जो फर्स्ट पीरियड होता है, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और नीचे एक और होता है सेवेंथ। तो ये इन पीरियड में क्या होता है कि नंबर, ये पीरियड है, ये नंबर ऑफ सेल वो करते हैं, शो करते हैं। कैसे कि जैसे मान लो फर्स्ट पीरियड है, तो फर्स्ट पीरियड में जितने भी एलिमेंट आते होंगे वो उनके इलेक्ट्रॉन सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट में ही फिल हो जाते हैं। ठीक है। अगर सेकंड पीरियड में जितने भी ये एलिमेंट आ रहे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में ही फिल हो जाते हैं। जो थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट आएंगे उनके 1, 2, 3 पीरियड में ही इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। तो ऐसा होता है, जैसे ये 7 तक है ना पीरियड, ऐसे इनके ऑर्बिट भी। अब तुम ही बताओ कि फर्स्ट वाले में 1 ऑर्बिट, सेकंड वाले में 2 ऑर्बिट, थर्ड वाले में 3 ऑर्बिट, तो इस वजह से क्या इनकी साइज नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। ऑर्बिट बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इसकी वजह से एटम की साइज इंक्रीज होती जा रही है। तो ऐसे ही एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और शेल भी हमने बता दिए, मतलब ऑर्बिट, जैसे ही शेल बढ़ते जाएंगे तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी। ठीक है, चलो अब अपन कुछ एक चीज और बता देते हैं। अब आते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस चार्ज के। और ये तो अपन पढ़ चुके हैं कि जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो इनके सिर्फ ये दो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले नहीं मतलब कॉन्सेप्ट है जेड इफेक्टिव के, ये याद होना ही चाहिए। क्योंकि ये वाले हैं ना, अपन को आगे जो भी अपन अलग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उनमें भी इनका यूज होगा। देखो जैसे ये सोडियम है, ठीक है, अगर सोडियम में से अपन एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें तो सोडियम के पास पहले प्रोटॉन कितने थे, 11, और इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11। अब सोडियम के में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर इसके पास प्रोटॉन तो बचे 11 और इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। इसमें से मान लो अपन ने एक इलेक्ट्रॉन और माइनस कर दिया तो इसके पास, सोडियम के पास +2 चार्ज आ जाएगा, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे,
9। ठीक है, तो ऐसा। और अपन ने पढ़ा है कि जेड इफेक्टिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज के, मतलब देखो, मान लो अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि ये सोडियम दिया है, सोडियम प्लस दिया है और सोडियम +2 दिया है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन ये आया तो उन्होंने कहा कि ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव बताओ। क्या बताना है अपन को? ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव। ठीक है, निकालो कैसे। अपन ने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि जेड इफेक्टिव प्लस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्टली का मतलब डायरेक्ट डिपेंड करेगा कि अगर प्लस चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, अगर मान लो ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। तो देखो, प्लस चार्ज यहाँ पर स्लोली स्लोली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जिसके पास जितना ज्यादा प्लस चार्ज उतना ही ज्यादा जेड इफेक्टिव। तो किसका होगा ज्यादा? सोडियम +2 का, क्योंकि उसके पास +2 है, चार्ज ज्यादा है, तो प्लस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्स का हमने बताया था कि उल्टा होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। ठीक है, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, या फिर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा होता है। जैसे कि मान लो अगर हमने सोडियम लिया होता तो उस पर माइनस चार्ज लगाते, और एक और सोडियम ले लेते उस पर -2 चार्ज लगाते, तो अब बताओ किसकी ज्यादा होती? माइनस चार्ज के साथ इनवर्स में आ रहा है, तो मतलब जिसके पास जितना माइनस चार्ज होगा जेड इफेक्टिव उतना कम होगा। तो स्टेबल सबसे ज्यादा कौन? आगे बस समझ। और एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग देखते हैं अपन, ये भी देख लो। जैसे कि मान लो अपन को हेलोजन फैमिली ले लेते हैं, ये हो गया नंबर 1 एग्जाम्पल, 2 एंड 3। फसल बड़ी 8। ठीक है, अब बताओ अपन ने क्या पढ़ा था ग्रुप में? ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है? जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है, सिर्फ पीरियड में काय पे डिपेंड कर रहा है? एटॉमिक साइज पे। बाकी ग्रुप में ये डिपेंड नहीं कर रहा है किसी के ऊपर। और ये अपन ने जो एग्जाम्पल लिया है ये काय का लिया हुआ है? ग्रुप का। ये क्या है? हेलोजन ग्रुप। ठीक है, तो इनकी अगर जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो क्या इनकी जेड इफेक्टिव सबकी इक्वल होगी? हाँ, ऑब्वियसली। ठीक है, और अगर हम ये पीरियड में निकालते तो फिर एटॉमिक साइज के हिसाब से निकाल लेते। अपन को पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या होती है? कम होती है, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसी के साथ अपना जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट पूरा होता हुआ कुछ क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व किए, वो भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब अगला वाला टॉपिक आपको आगे वाली वीडियो में मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज आपने जेड इफेक्टिव के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पा ली है, मतलब आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं उनके बारे में, किसी भी बुक से लगा सकते हैं या फिर किसी भी मॉड्यूल वगैरह आपके पास जो भी है आप उनसे क्वेश्चन सॉल्व करें और ये कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। और अपना अगला टॉपिक है एटॉमिक रेडियस, जिसको अपन अगली वीडियो में देखेंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।